So you people would have solved differential equations, right? So let me give you a very basic differential equation. Okay. So let me give you dy by dx is equal to 2y. Yes, how will we solve this? And let me give you one condition that y at x is equal to 0. I mean y of 0 is 1. Okay. And this condition is given because this is first order differential equation. If you solve this, you will get a constant, and to characterize that constant, you need one condition. So how will you solve this equation? बताइए. वेरिएबल सेपरेट और बाद में इंटीग्रेशन. राइट. तो इसको लिख देंगे dy बाय वाई. वेरिएबल सेपरेबल मतलब सारे वेरिएबल्स जैसे y है, सारे y वाले वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे और सारे x वाले वेरिएबल्स को एक साइड. तो इस तरह से हमने लिख दिया इसको. अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये ln y इज इक्वल टू x प्लस सी, राइट. एंड सी और हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x प्लस सी, जो कि हम लिख सकते हैं c1 टाइम्स e रेज़ टू पावर 2x. c1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसको इसको हम e रेज़ टू पावर 2x टाइम्स e रेज़ टू पावर c लिख सकते हैं, और e रेज़ टू पावर c इज अगेन अ कांस्टेंट, तो उसको हम c1 लिख सकते हैं, राइट. तो हमारे पास फाइनल से सॉल्यूशन आया, वो आया c1 e रेज़ टू पावर 2x. एक तरह से ये एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन दे रही है इक्वेशन. अब c1 को कैरेक्टराइज करने के लिए ये कंडीशन यूज कर सकते हैं हम. तो x इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो c1 की वैल्यू 1 आएगी, राइट. यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन. सो अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, c1 1 आ जाएगा. तो हमारा फाइनल सोल्यूशन आया. इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन. इसी तरीके से आपने हाथ से बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की होंगी, राइट. हाथ से बहुत सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की होंगी. तो अभी हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, हम कंप्यूटर से सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को. हालांकि ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, तो कंप्यूटर से सॉल्व क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम कंप्यूटर से इनिशियली सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बट धीरे धीरे हम उन इक्वेशंस की तरफ बढ़ेंगे जो कि हाथ से सॉल्व नहीं हो सकती. नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. नॉन लीनियर मतलब जैसे कि आपके पास y टाइम्स dy बाई डी एक्स टू द होल स्क्वेयर होता, राइट. और ये भी वाई स्क्वेयर होता प्लस साइन ऑफ वाई स्क्वेयर होता इज इक्वल टू 2y. इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ. इसको सॉल्व कर सकते हैं आप. बताइए. ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. नॉन लीनियर क्यों है? y Why is मल्टीप्लाई. this? Yeah, so this dependent variable is multiplied with itself. तो y जो है y से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, या y dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड है, इसलिए नॉन लीनियर हो गया. और dy बाई डी एक्स का भी होल स्क्वायर है, और साइन ऑफ वाई स्क्वायर, साइन इटसेल्फ इज अ नॉन लीनियर फंक्शन, उसके अंदर अगर y भी जाता तो वो भी नॉन लीनियर रहता. सो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में नॉन लीनियरिटी है, सो दैट विल बी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. सो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपको पता है. जैसे x जो है, इसमें मतलब जो इनपुट दे रहे हैं हम, वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आउटपुट आ रहा है वो क्योंकि इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. सो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So if independent variable has some non-linearity, so that equation will be, sorry, if dependent variable has non-linearity, so that equation will be non-linear differential equation, right. So इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए. किसी को आता है तरीका इसको सॉल्व करने का? बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, आई थिंक. यस, एनीवन?
Okay. I think it will be very difficult to solve this equation by hand. Yes, someone is telling. Yes, Sahil, you are telling something. हाँ सर है, लेकिन अभी याद नहीं रहा हूँ, लेकिन है मतलब। इसको सॉल्व कर सकते हैं? ओके, बट आप देखेंगे कि इस तरह की, ये तो बहुत ही सिंपल नॉन लीनियर इक्वेशन है। सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाथ से सॉल्व करना सिंपल ना हो, बट कंप्यूटर के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसी तरह की बहुत टिपिकल नॉन लीनियर इक्वेशन, डिफिकल्ट नॉन लीनियर इक्वेशंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है। तो पहले लोग, जो कंप्यूटर नहीं था, तो एनालिटिकल मेथड्स पे रिसर्च करते थे। हो सकता है इसके लिए एनालिटिकल मेथड हो इस काइंड ऑफ इक्वेशन के लिए, बट न्यूमेरिकल मेथड से इजी नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो जब से कंप्यूटर आए हैं, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व ऑल दीज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस। नॉन लीनियर इंटीग्रेशंस भी आप इवेलुएट कर सकते हैं, नॉन लीनियर फंक्शंस के इंटीग्रेशन, और नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैरेक्टराइज करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं बहुत ही बेसिक से चलूंगा, ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे एडवांस की तरफ। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक आपने सुना होगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जैसे जिसका डेरिवेटिव मतलब वन टाइम्स लिया जाए बेसिकली। करेक्ट। सो इफ द डेरिवेटिव ऑफ dependent variable is done only once with respect to independent variable, so that is first order differential equation. Similarly, we have second order differential equation और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एग्जांपल है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लूँ फर्स्ट ऑर्डर का, तो मेरे पास हो जाएगा dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3x, राइट। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। फिर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे अगर हम जाएंगे, सेकंड ऑर्डर अगर मैं जाऊँ, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्र बाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। लेट्स से ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो दो बार किया हुआ है y को x के रिस्पेक्ट में। एंड नाउ दिस इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है क्यूब होगा, 4x टाइम्स 7x, लेट्स से। तो इसमें हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 3 है, इसलिए थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब आपने एक और टर्म सुनी होगी इसमें, डिग्री। डिग्री होती है पावर, ठीक है, और से यू कैन से एक्सपोनेंट। कितना मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में? सो लेट्स से डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर होता अगर, प्लस 2y इज इक्वल टू 4x, लेट्स से ऐसा होता है, तो इसमें इसकी डिग्री 2 होती, क्योंकि आपका डेरिवेटिव वाली टर्म की मैक्सिमम पावर 2 है। लेकिन इसका ऑर्डर 1 ही रहता, क्योंकि इसमें अभी भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो एक बार ही है। समझ गए डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस? फिर हमारे पास आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और कैटेगरीज हैं इसमें, ऑर्डिनरी,
डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यस प्लीज, एनीवन? सर ऑर्डिनरी मतलब सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो इसमें जो इनपुट वेरिएबल होगा एक ही होगा, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसमें। तो लेट्स से हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, या तो जो भी हम वेरिएबल निकालेंगे तो उसको dy बाई डी एक्स एफ प्राइम एक्स लिख सकते हैं हम इसको। और लेट्स से अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी रहता तो dy बाई डी टी हम लिख सकते थे एफ प्राइम टी। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। तो इसमें लेट्स से f जो है, ये फर्स्ट केस था, ये दूसरा केस था। नाउ इन दिस केस f विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ, लेट्स से। तो अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और t। y जो है वो x स्पेस के साथ भी वेरी कर रहा है, टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा आपके वेव इक्वेशन में होता है, आपने देखा होगा। तो वेव इक्वेशन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो x के साथ भी वेरी कर रहा है, टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो हम इसमें पार्शियल डिफरेंशियल यूज करेंगे। तो जब हम डेल वाई बाई डेल एक्स, इसमें डेल डेल सिंबल यूज करेंगे। इसमें था डी, इसमें है डेल। सो डेल वाई बाई डेल एक्स, सो वो होगा डेल एफ बाई डेल एक्स कीपिंग टी कांस्टेंट। टी को हम कांस्टेंट मतलब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जब हम डेल एफ बाई डेल एक्स लिख रहे हैं। और सिमिलरली डेल वाई बाई डेल टी। आई थिंक ये सब चीजें आपको पता होंगी, वेरी बेसिक, जस्ट रिकैपिचुलेटिंग। सो यहाँ पे हम एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब एक्स को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बस टी को करेंगे, राइट। फिर आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होता है बताइए? होमोजेनियस में आरएच इज 0। होमोजीनियस में राइट हैंड साइड इज जीरो, करेक्ट। तो अब मेरे को ये बता दीजिए कि डी स्क्वेयर बाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x 4 डी वाई बाई डी एक्स लेट्स से इज इक्वल टू 7y स्क्वेयर। इज इट होमोजीनियस? Yes, sir. वाई? राइट हैंड साइड तो जीरो नहीं है। But there is a function basically depends on y. There is a y term and it depends on x basically. So we can bring it in left side. So it will become equal to 0. Yeah, so actually you should say that the term involving independent variable that should be zero in homogeneous differential equation। तो क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, वो सिर्फ उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। सारे डिपेंडेंट वेरिएबल वाले टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, क्योंकि इसमें जीरो है, कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स का टर्म नहीं है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म इसमें जीरो है, ठीक है। So that's why we say that this is a homogeneous। और homogeneous इसलिए बोलते हैं, homogeneous का मतलब क्या होता है? सही। तो अब कुछ भी इसमें सॉल्यूशन डालो, ठीक है, ये सब मिला के जीरो ही बनना है, राइट। एनीथिंग, आई मीन एनीथिंग यू पुट इन y, I mean you should solution should be such that you put that solution here and it should be zero only। तो सब मिला के जीरो बनेगा, it will not change with x or y, it is not changing, so that's why we say that it is homogeneous।
Now, in contrast to this, we have non-homogeneous differential equations. I'm just writing 4 dy by dx plus 7y, let's say, is equal to 5x squared. So this is non-homogeneous differential equation. So now your right hand side is a function of x. It is non-homogeneous because your solution is going to change with respect to x here. I mean, whatever solution you assume for y, it should change with respect to x because right hand side is a function of x. Okay, so that's why it is non-homogeneous. Here everything is getting homogenized. Homogenized means same. So whatever solution will be, it will, I mean, this differential equation will be equal to 0, and if it will not depend on any value of x. So if you, for all values of x, it will be 0. I mean, this whole differential equation will be equal to 0. But here, this differential equation is going to change for different values of x, for different value of independent, for different value of inputs. The output of this whole differential equation, not the output, the value of this whole differential thing is going to change, right? That's why it is different for different values of x. That's why it is non-homogeneous. Okay. Now, apart from that, okay, so I'm writing a differential equation. You have to tell me whether it is which kind of differential equation it is. So yes, yes. Tell me firstly whether it is linear or non-linear. Non-linear. Yes, so this is non-linear. Whether this is ordinary or partial. Ordinary. Ordinary. Yes, so non-linear ordinary. Whether it is homogeneous or non-homogeneous. 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 Non-linear ordinary non-homogeneous. Whether it is first order or second order. Second order. First order, sorry. First order. First order. Okay, No, the why is second it order. first order? You see, the second order derivative is present here. No, means you are differentiating your independent. You are differentiating your dependent variable twice with respect to your independent variable. So this is second order differential equation, right? So it is non-linear ordinary non-homogeneous second order differential equation. So firstly, you should be able to identify which type of differential equation it is. Okay. So it's, if anyone asks you what kind of differential equation it is, so it's, you should give the whole name. So it's non-linear, ordinary, non-homogeneous, second order differential equation. Okay. So now I will come on the methods of solving differential equation. Before that, there is one more category which I would like to discuss. So in the field of differential equation, we have two kind of problems. One is initial value problem and one is boundary value problem. Yes, so what is the difference between these two?
Yes, please tell me. Initial problem value will take the value of independent variable as zero, dependent variable dependent variable as zero, and for boundary condition we will equate the dependent variables of two conditions. ओके, बाउंड्री से ही पता लग रहा है कि बाउंड्री है तो दो तो होंगे, दो तो वैल्यूज होंगी ही, बट इनिशियल वैल्यूज में भी दो वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में भी दो कंडीशंस हो सकती हैं. So let's say there is a second, you are saying that let's say there is a second order differential equation. So that second order differential equation you need to integrate twice. So you will get two integration constants. To characterize those two integration constants, you need two conditions, right? So those two conditions, can it be initial value problem? क्या एक second order differential equation एक initial value problem हो सकती है? Yes? Yes, sir, Anyone? it could. हाँ, तो किसी ने डायनेमिक्स की इक्वेशन देखी है? Has anyone seen equation of dynamics? So it is something like mx double dot plus Yes, sir. cx dot plus kx is equal to Yes, sir. f, right? So here it is a second order derivative with respect to time. And mostly this is initial value problem, mostly. Unless you are going into periodic solution range, whenever the solution is transient, or let's say, mostly it is initial value problem. So um, दो कंडीशंस दी होंगी, या तो आपको डिस्प्लेसमेंट दी होगी एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, और वेलोसिटी दी होगी टाइम t इक्वल टू 0 पे. अब हम इसको इनिशियल वैल्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका टाइम, उसकी एक ही वैल्यू पे सारी वैल्यूज सारी कंडीशंस दी हैं. तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू पे सारी कंडीशंस दी हो तो उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं. वही अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता कि लेट्स से x at t is equal to 0, it's let's say a and b is a, and x at t is equal to t1 sometime it is b, so it becomes a boundary value problem. क्योंकि अब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो वैल्यूज पे कंडीशन दी है, राइट? सो whenever you have the conditions specified at two values, two or more than two values of independent variables, so you have that problem is boundary value problem. And whenever all the conditions are satisfied at a single value of your independent variable, that problem is initial value problem. Is it fine? चलिए मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ. समझ में आया ये कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. आपके सिलेबस में सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें लिखा है टेलर सीरीज मेथड और रंगा-गुत्ता मेथड. ये दोनों जो मेथड हैं वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं. जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसके लिए एक ऑयलर मेथड होता है और एक शूटिंग मेथड होता है. तो उसमें हम मैं बस इनिशियल वैल्यू डिस्कस करूंगा, बट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. सो वी हैव शूटिंग मेथड. इन माय लैब and my PhD supervisor is very good in applying shooting methods. And many of my lab mates work in dynamical systems, and they try to find out periodic solution of dynamical systems, non-linear dynamical systems. So when we try to find out periodic solution of non-linear dynamical system, so let's say we know periodic solution at a point,
and we want to at a particular time, and we want to get a periodic solution at any other time, right? So now we assume that whatever solution we have at time t is equal to t1, after completing certain amount of cycle, we'll get the same solution because it is a periodic solution, right? So at time t is equal to t1 plus cycle time, t1 plus let's say capital T, we'll get the same solution. So that becomes a boundary value problem because we are specifying the conditions at two different times, right? And we and that's how it becomes a boundary value problem. So to find periodic solution of non-linear dynamical systems, we use this shooting method, and that is a boundary value problem. So uh, anyway, so and then we have direct methods such as Euler method, but we will not discuss these methods because it is not in your syllabus. But I'm just telling you, you can. I have shared 3 books with you. One is Parveen Moyes. He's a very good professor, and his book is very good actually. You can read, you can understand. It's written in very easy language. My first recommendation will be that book only. Whatever you are reading in your class in University of Mumbai, whatever I am teaching you, you can always refer to Parveen Moyes. Okay. Second book is Steven Chapra. He is also a very good author. अगर कुछ परवीन मॉयस से समझ नहीं आता है तो आप स्टीवन चापरा पे जा सकते हैं. थर्ड बुक मैंने शेयर की है एरविन क्रेजिक. एरविन क्रेजिक बहुत ही बढ़िया किताब है. न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए तो नहीं है पर्टिकुलरली, बट उसमें न्यूमेरिकल मेथड्स का चैप्टर है. बट आपको अगर ये जो मैंने पढ़ाया है, ये कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझनी है, उसके सॉल्यूशन किस तरह से होते हैं वो समझने हैं, एनालिटिकल मेथड के बारे में समझना है, या अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में समझना है, या मैट्रिक्स अलजेब्रा समझना है, बहुत ही अच्छी किताब है. मतलब ओवरऑल मैथमेटिक्स के लिए यू कैन रेफर टू दैट फॉर मैथमेटिक बेसिक्स. सो ये तीन किताबें ही मोस्टली हम फॉलो करेंगे. मैंने परवीन वॉइस फॉलो की है मोस्टली इन माई पास्ट, और एरविन क्रेजिक भी फॉलो की है. तो दीज आर वेरी गुड बुक्स. ठीक है. हाँ, तो हम जो कवर करने वाले हैं यहाँ पे टेलर सीरीज मेथड, और रंगाकुत्ता मेथड. तो आप लोगों ने रंगाकुत्ता मेथड पढ़ा है अभी तक? यू वुड हैव Yes, sir. स्टडीड इन योर बीएससी. क्या होता है बताइए, क्या सॉल्व किया था उससे? So I think लेपो ने एक फंक्शन करके समथिंग एक ये था जिसमें क्योटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कराया था. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज किया था सर ने. सो बेसिकली व्हाई डू वी, आई मीन और व्हाट डू उसमें वी सी? हमने फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व किया था. इसका एसएचएम का बेसिकली, या सिंपल फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ, फोर्थ राइट. ऑर्डर. ओके. पोजीशन डिफाइन कर रहे थे. सारी वो इनिशियल वाली प्रॉब्लम ही होंगी, आप देख लेना. एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे सारी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो आपको 3 कंडीशंस दी होंगी, सॉरी 4 कंडीशंस दी होंगी, राइट? तो चारों की चारों कंडीशन एक ही टाइम पे दी होंगी, अगर वो टाइम में वेरी कर रहा है तो आप देख सकते हैं. इज इट फाइन? आई मीन चारों कंडीशन एक ही टाइम पे थी या अलग अलग टाइम पे थी? यू कैन गो बैक एंड हैव अ लुक एट इट. रंगाकुत्ता मेथड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ही यूज होता है. ओके. वो सारी कंडीशंस अगर एक ही टाइम पे दी है तो वी विल यूज रंगाकुत्ता. अगर अलग अलग टाइम पे दी है तो we'll go for boundary value problem. I mean, Euler method, shooting method, and all these methods. I use finite element method actually. So finite element method is also used for solving boundary value problems. Okay. तो वो भी वो पार्शियल, अभी हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं. मेनली मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मतलब इस टॉपिक के नीचे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन.
हाँ, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम ये न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं, बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक फाइनाइट एलिमेंट मेथड है। मैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि हम बाउंड्री वैल्यू, मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनाइट एलिमेंट मेथड बेसिकली ये करते हैं। अब एक बार आपके पास नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई, फिर तो आप उसको न्यूटन रेफसन से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन रेफसन मेथड लगा के। एनीवे, सो हाँ, तो रंगा कुत्ता आपने यूज किया है। क्या आपने कपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किए हैं रंगा कुत्ता से? कपल सिस्टम मतलब जैसे कि एक एग्जांपल दो तो dy बाय dt इज इक्वल टू x माइनस 4y, और dx बाय dt इज इक्वल टू 4x माइनस 7y। ये कपल्ड इसलिए है क्योंकि ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर भी है, लीनियर। सो लेकिन इसके कपल्ड इसलिए है क्योंकि ये जो y है यहाँ पे dy बाई dt, वो y के साथ साथ x पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये dx बाई dt है वो x के साथ साथ y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आप इंडिपेंडेंटली इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ये दोनों आपस में कपल्ड है, राइट। तो इसके लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, मतलब ये टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y और x दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में, बट दोनों कपल्ड है। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की है रंगा कुत्ते से। अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, ओके। तो आप एक बार पढ़ लेना, कपल सिस्टम इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है, प्रेडेटर प्रे मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा उसमें कपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन आती है। डायनेमिकल सिस्टम में कपल सिस्टम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम डायनेमिकल सिस्टम अगर आप यूज करेंगे तो उसमें कपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन आती है। बहुत सारे, मतलब यू कैन रेफर टू एरविन क्रेजिक फॉर दैट, फॉर दिस एक्चुअली, और स्टीवन चापरा और परवीन मोइस, एनीवन। तो स्टीवन चापरा में थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन है, तो आप अगर उससे से पढ़ सकते हैं। कपल सिस्टम इक्वेशन रंगा कुत्ता जहाँ पे दिया है उसी के नीचे दिया हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, तो हम कपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, और जैसे आपने बताया फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है आपने, तो वो भी सॉल्व करेंगे। जनरली लोगों को लगता है कि हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व कर सकते हैं रंगा कुत्ता से, लेकिन रंगा कुत्ता कितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ऑर्डिनरी होनी चाहिए बस, पार्शियल नहीं होनी चाहिए, कितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कितनी भी कपल्ड हो, कितनी भी नॉन लीनियर हो, वो सबको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक, इट हैज वेरी फ्यू लिमिटेशंस, इट इज वाइडली यूज्ड। तो कितनी भी नॉन लीनियर इक्वेशन हो, और कितनी भी कपल्ड हो, कितने भी वेरिएबल हो, तो सबको सॉल्व कर सकता है, ऑर्डिनरी होनी चाहिए और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होनी चाहिए, ओके। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में, आई स्टॉप फॉर टुडे, आज हमारा बेसिक डिस्कशन ही हुआ, बट नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट विद टेलर सीरीज मेथड, एंड देन आई कवर अ बिट ऑफ थ्योरी ऑफ टेलर सीरीज मेथड, और फिर एंड देन अ बिट ऑफ थ्योरी ऑफ रंगाकुत्ता मेथड, देन आई स्टार्ट with few examples of Rangakuta method, how to apply Rangakuta method for first order. First, I'll start with first order linear differential equation, then we'll go to second order linear non-homogeneous ordinary differential equation. फिर सेकंड ऑर्डर के बाद हम कपल्ड सेट ऑफ इक्वेशन में आएंगे, तो कपल्ड सेट में पहले फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करेंगे, जैसे ये है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर सेकंड ऑर्डर कपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हाथ से कुछ नहीं करने वाले, बस मैं इनिशियल स्टेप लिख के दिखाऊंगा, फिर हम पाइथन में कोड ही करेंगे उसका डायरेक्ट, ठीक है। फिर लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो कि बहुत मुश्किल, जिसको करने में आपको लगभग 10 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मेरे को हिसाब से, वो आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। और सबको सॉल्व करके लाना है, मैं नितिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उसके कुछ मार्क्स रखे जाए। तो यहाँ पे क्लास में तो हम कोड लिखेंगे ही, आप लोगों को भी लिखना है पैरेलली, मैं भी यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन पे, लेकिन मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जो कि आप
घर से सॉल्व करके लाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। वो लोग गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो अ, जब वो क्रैश टेस्टिंग करते हैं तो होता क्या है कि जैसे गाड़ी टकराई सामने, तो वो गाड़ी के अंदर एक्सेलरोमीटर लगा के रखते हैं, जो कि उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मेजर करता है। तो गाड़ी जैसे टकराती है तो धीरे धीरे उसके मेंबर्स जो हैं, सपोर्टिंग मेंबर्स, वो टूटते हैं। अगर मान लो पहले टकराई तो एक्सेलरेशन पीक पे जाएगा, फिर एक सपोर्टिंग मेंबर टूटेगा तो एकदम से नीचे आएगा एक्सेलरेशन। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, मतलब पहले गाड़ी टकराएगी तो एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट एक सपोर्टिंग मेंबर जैसे ही टूटा तो एकदम से पीक पे जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक सपोर्टिंग मेंबर टूट चुका है। और फिर दूसरा सपोर्टिंग मेंबर टूटेगा, फिर तीसरा सपोर्टिंग मेंबर टूटेगा, ऐसे ही सपोर्टिंग मेंबर्स टूटते जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक कपल्ड सेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जिसको कि मैंने सॉल्व किया था। उसने मुझे दिया था वो सॉल्व करने के लिए, मैंने सॉल्व किया एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा लास्ट में सॉल्व करने के लिए। ओके, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। So, but we'll start with very basic and go to the advanced level. Okay, so अगली क्लास आप बता सकते हैं मुझे, थर्सडे 8 to 9 PM कैसा रहेगा? Yes, tell me. सर ठीक रहेगा। चलेगा। Sir, can you please take the classes on Saturday or Sunday? सैटरडे और संडे तो आप लोग ऑलरेडी ले रहे हैं 2 2 hours की क्लास, बस अरे बट नहीं मेन सर, क्लासेस। 1 घंटा स्प्लिट करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो सर 1 घंटा सैटरडे संडे को लेंगे तो 1 घंटा बीच में कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा ना। Okay, okay. बट आप बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है थर्सडे को 8 to 9 PM में? No, no issue. I will manage. ओके, तो मैं दो में इसलिए स्प्लिट करना चाहता हूँ क्योंकि 2 घंटे की क्लास में बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल ही बोरिंग कोर्स रहे। आई वांट दिस टू बी वेरी इंटरेक्टिव कोर्स। तो इसलिए एक घंटे पढ़ेंगे तो एनर्जी भी रहेगा बस। लेकिन थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि एनर्जी विद टाइम लूज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं टॉपिक्स आगे बढ़ाता जाऊंगा और पीछे का आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, आगे कुछ समझ नहीं आएगा। So my only request is that you people revise it. Okay, so we will stop here for today, and we will meet on Can we get Thursday this, 8 to 9. Yes, please. sir? Can we get this PDF? Right. Yes, I will upload the PDF and will share it on Google Drive. But आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लास नोट्स बनाओ। मैं अपलोड नहीं करूंगा PDF। ठीक है। ये वाली मैं अपलोड कर देता हूँ, बट नेक्स्ट क्लास से मैं अपलोड नहीं करूंगा। तो आप लोग क्लास नोट्स बनाइए, ठीक है। और क्लास अटेंड कीजिए। मैं रिकॉर्डेड भी नहीं अपलोड करूंगा, जस्ट रिकॉर्डिंग फॉर